हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, यूपीएससी 2026 के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टॉप 200 MCQs की प्राचीन और आपके कला संस्कृति को लेकर के एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने पहला लेक्चर आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था, जिसमें चर्चा की थी पाषाण काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में। ठीक है ना। आज मैं उसी श्रृंखला में आगे डिस्कस करना चाह रहा हूं और वो है वैदिक काल से लेकर के महाजनपद काल तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जिनके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हूबहू ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको आप लास्ट मोमेंट पे कैसे किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके थ्रू आप लोगों को रिवीजन करने का एक मौका मिल सकता है। वैसे भी देखिए, लास्ट मोमेंट पर एक चीज फील होती है, वो फील ये होता है कि हम कितना भी पढ़ लें, हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं जानते। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएं, उनको रिवीजन करें और उनको हम जानने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि जब क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब मुझे आता है। यही तरीका है कि जो आपका पढ़ा हुआ है उसको आपके अंदर से रिकॉल करना, आपको रिवाइज कराना। ठीक है ना। तो चलिए आज इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो इतिहास वैकल्पिक विषय के क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो कई बार सोच भी रहे हैं कि हम कौन सा वैकल्पिक विषय लें। अगर 2027-2028 का टारगेट है तो समझ लीजिएगा कि आप लोगों के पास इस समय एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बल्कि कह लीजिए कि एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि दिसंबर से पहले अगर आप लोगों को ऑप्शनल खत्म करना है तभी 2027 आपका क्वालिफाई हो पाएगा। और उसमें इतिहास वैकल्पिक विषय हिस्ट्री ऑप्शनल आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा, क्योंकि यह आपको 1000 नंबर की मार्किंग में आपको सहयोग देता है। जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है और सारी चीजें ऑप्शनल की तो हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, बहुत आसान और सरल तरीके से कहानी के तौर पर पढ़ते जाना है और फैक्ट इसमें बिल्कुल पढ़ने नहीं है, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है। तो आप लोग चाहते हैं तो फटाफट इस बैच को 20 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपकी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, सब कुछ इसमें इंक्लूड है, तो जल्दी कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग जीएस के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं 2027 के लिए, 2028 के लिए या 2029 के लिए, तो उन सभी के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से निर्माण P2I बैच। ओके। और हिंदी बैच भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, तीनों लैंग्वेज में है। 2027, 2028, 2029 किसी भी साल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2028 का बैच जो है इस समय आपको मिल जाएगा 29,499 रुपए में, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप M के लाइव कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए। मेरी गाइडेंस में रहकर के तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा। और बाकी किसी तरह का कोई डाउट है, किसी तरह की कोई समस्या है, तो मेरा मेल आईडी, मेरा टेलीग्राम, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप मेरे आपके पास है, कभी भी कॉल कर लीजिए। और इसके थ्रू आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि इसकी क्लास की PPT और अन्य इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, M के लाइव कोड जरूर लगाइएगा, जिसके माध्यम से आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं और मेरे गाइडेंस भी आपको मिल सकता है। चलिए फिर हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, आपके वेद दे रखे हैं, एक तरफ वेद हैं, दूसरी तरफ वेदों में संबंधित उनकी गतिविधियां हैं, इसके बारे में। और इस संदर्भ में देखा जाए तो मैचिंग वाला प्रश्न है जो आपको जानना है, ये ध्यान रखिएगा। मैचिंग वाला प्रश्न आपको जानना है कि अथर्ववेद का संबंध किस गतिविधि से है, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का। तो हम लोगों ने देखा, जानते भी हैं कि हमारी जो वैदिक संहिता है उसमें 4 वेद लिखे गए और इन 4 वेद में सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद है
उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो उसमें अथर्ववेद का जो कंसेप्ट है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दवा, चिकित्सा, भेषज, इन सब के बारे में आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। और अथर्ववेद को हम अथर्वांगी रस भी कहते हैं, अथर्वांगी रस, इसके रचयिता माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका ऋग्वेद, लेकिन उसको करने से पहले आप ये देखिएगा कि अथर्ववेद तीसरे नंबर का यहां पर कौन सा है, ए का तीसरा नंबर, तो आपका डी और ए ये दो निकल के आ गए, इसका मतलब ये तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का मतलब क्या है? ऋग मीन्स ऋचा, ऋचा मीन्स किसकी ऋचा है? ईश्वर की स्तुति की, यानी कि ईश्वर यानी कि भगवान की, उनका आशीर्वाद पाने की, इसका मतलब हो गया ये, ठीक है ना। ये रहा, तो बी का वन हो गया, तो ये रहा आपका बी का वन, तो यहां पर तो बी का 4 दे रखा है, गलत है, ठीक है ना। तो बी का वन हो गया, इसका मतलब आंसर हो गया ये रहा, ये आंसर है आपका ए। इस तरीके से, अब जरूरी नहीं कि आपको बाकी और भी जानने हो, फिर भी हम बात करते हैं। यजुर्वेद है, यजुर्वेद में आपके बलिदान की प्रक्रिया दे रखी है, यज्ञ विधि विधान के बारे में चर्चा कर रखी है, और सामवेद में संगीत के बारे में चर्चा कर रखी है। ये बिल्कुल सही है, मैचिंग वाला। तो इस तरीके से मैचिंग हमने यहां पर देखी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने सही मैचिंग हैं, तो 3 गलत है और 1 सही है, ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है, इनमें से कितने सही मैचिंग है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें मैं आपको जो रिवाइज कराने की बात कर रहा हूं उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। इन चारों वेदों के कौन कौन से पुरोहित होते थे, जैसे ऋग्वेद का होत्री है, सामवेद का उद्गाता है, आपका यजुर्वेद का अध्वर्यु है, और आपके कहा जाए तो अथर्ववेद का ब्रह्म है, ठीक है ना। ये वो पता होना चाहिए। इसके अलावा उपवेद भी आप रिवाइज कर लीजिए, जैसे ये ऋग्वेद का आयुर्वेद है, ठीक, या आपके सामवेद जो है उसका आपका धनुर्वेद है, वो सॉरी धनुर्वेद क्यों, उसका क्या बोलते हैं, उसका बड़ा अच्छा सा नाम है, क्या बोलते हैं उसको, सामवेद का गंधर्व वेद, सॉरी, और यजुर्वेद का धनुर्वेद, धनुर्विद्या, तीर निशान, सारी चीजें, और अथर्ववेद का शिल्प वेद, ये ध्यान रखिएगा। तो कंडीशन ये है कि इसमें ब्रह्मवेद की जानकारी दे रखी है, ब्रह्मवेद है इसको कहा जाता है। इसमें आपका चिकित्सा है, जादू टोना है, चिकित्सा की भी चर्चा है, चिकित्सा, जादू टोना, शिल्प इत्यादि सारी चीजों के बारे में अथर्ववेद में दे रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इतना आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, लेकिन मेरा उद्देश्य क्वेश्चन को सिंपल बनाना या नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है आप लोगों के साथ में उसकी बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो इसका आंसर है आपका सी, 9वां मंडल, ये रहा, बिल्कुल सही है, 9th मंडल। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। इनमें से पहला और 10वां नवीन है, बाकी पुराने हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये रहे कुल मिलाकर के। और 10वें जो मंडल है, इसे हम, इसी में आपका देखिए पुरुष सूक्त होता है, पुरुष सूक्त है, इसी में नदी सूक्त है, इसी में महासूक्त है, यानी कि इसके कई सारी वाहक हैं। और इसी पुरुष सूक्त में ही आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके 4 वर्णों का जिक्र कर रखा है, 4 वर्णों की जानकारी है, ठीक है ना। नदी सूक्त में 25 नदियों की जानकारी है, ऋग्वेद में वर्णित 25 नदियों का जिक्र इसी में कर रखा है, ठीक है ना। पहला जो वेद का मंडल है, इसे मृदु छंद कहा जाता है, मृदु छंद भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको इस नाम से भी जानते हैं, मृदु छंद। दीर्घतमा ऋषि, इनके नाम से जाना जाता है कि दीर्घतमा ऋषि ने इनको लिखा था।
बाकी देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इनमें देखेंगे तो देखिए दूसरा जो है ये इसके जो लेखक हैं वो हैं गृहस्थ संबंध, दूसरे हैं विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, ये रहे। इस तरीके से इनके लेखक हैं। पहले के दीर्घतमा ऋषि हैं, बाकी ये रहे, ठीक है ना, अत्रि, भावन। और अगला सातवां आपका पवन अंगिरस, ये रहे। आठवां, ओके एवरीवन, सॉरी, आठवें के पवन अंगिरस नहीं बल्कि नौवें के पवन अंगिरस हैं, आठवें के कण्व ऋषि हैं, कण्व ऋषि। इस तरीके से आपके ये रहे। और 10वां मैंने आपको बता दिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धर्म दायित्वों की अवधारणा और स्वयं तथा दूसरों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन था। रीत ब्रह्मांड और उसमें निहित सभी चीजों के कामकाज को नियंत्रित करने वाली मौलिक नैतिक कानून व्यवस्था था। दिए गए कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे वैदिक परंपरा में धर्म और रीत की चर्चा की है, और धर्म का मतलब कर्तव्य ही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। 4 हमारे यहां क्या हैं? पुरुषार्थ हैं, जिसमें धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, दायित्व, ड्यूटी, जो अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति हमारी ड्यूटी होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यह सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, रीत, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि हमारे ऋग्वेद में एक देवता वरुण है, वरुण, और वरुण को कहा जाता है ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा, यानी कि ऋतुओं का नियामक। और ऋतुओं का नियामक का मतलब है कि वह विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के अपने जो ड्यूटी है उनको सही समय पर करने के लिए कहता है, जिससे कि उनका नैतिक दायित्व पूरा हो सके। अगर सारी चीजें, देवी देवता, विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्र अपने सही समय पर अपनी गतिविधियों को करेंगे तो कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, नैतिकता बनी रहेगी। यानी कोई भी मनुष्य हो या कोई भी चीज हो, समझ लेना, हर चीज अपने समय पर होती रहेगी, अव्यवस्था नहीं फैलेगी। तो इसका मतलब यही है। देवताओं के नैतिक नियमों के कहा जाए कि संपादन करने वाले, प्रबंधन करने वाले देवता माने जाते हैं वरुण। और इस तरीके से देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब है आंसर दोनों सही है, सी, दोनों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वैदिक संहिता, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, और वैदिक संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, वैदिक संहिता, वेदांग, अरण्यक, स्मृतियां। ठीक है ना? सही क्रम क्या है? तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आपके वेद लिखे गए, वेद जिन्हें हम वैदिक संहिताएं कहते हैं, चारों वेद लिखे गए। और इन वेदों को सरल बनाने के लिए, लोगों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ठीक है ना? ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हम सोचिएगा विभिन्न प्रकार की जो रहस्यवादी चीजें हैं उनको समझने के लिए हमने अरण्यक ग्रंथ लिखे, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम नहीं समझ पाते, तो ऋषि मुनियों ने जंगल में जाकर के उन सभी चीजों को क्रम से समझने के लिए अपने विचार लिखे, सारी चीजें की। तो ये रहस्यवादी चीजें आपकी ये रही। और उसके बाद आए आपके उपनिषद, सबसे लास्ट में, जिन्हें हम वेदांत कहते हैं। उपनिषद यानी कि वेदांत, इनको कहा जाता है गुरु के समीप बैठ करके दर्शन सीखना। उपनिषद मीन दर्शन, अरण्यक मीन रहस्यवादी बातें, इनको वेदांत कहा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये क्रम आपका बिल्कुल सही है, ये रहा, बाकी इसमें नहीं है।
इसमें अरण्यक पहले है, ब्राह्मण बाद में है। और इसमें देखिएगा ये रहे वेदांग और ये, और वेदांग देखिए तो यहां पर भी गलत है, ये इसको यहां होना चाहिए था। स्मृतियां बहुत बाद में है, इसमें कोई शक नहीं है। इन सब के बाद आते हैं वेदांग। इनके बाद अगर हम बात करें तो वेदांग लिखे गए, वेदांग है। वेदांग के बाद में स्मृति और पुराण है, स्मृति पुराण है। और इस क्रम से देखा जाए तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर है आपका ये इनका सही सीक्वेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला मैचिंग का। एक तरफ आपकी नदियों की सूची दे रखी है, दूसरी तरफ उनके वर्तमान के नाम दे रखे हैं, और मैचिंग करवाइए कौन सा सही है और किस तरह की इनकी मैचिंग है। ये सारी चीजें इसमें दे रखी है, ठीक है ना। कुभा, परशुनी, सदानीरा, सतुद्री। अगर इसके माध्यम से देखें तो कुभा को कहते हैं आपकी काबुल, परशुनी को कहते हैं रावी, सदानीरा को कहते हैं गंडक, सतुद्री को कहते हैं सतलुज। ये रही इस तरीके से। तो ए का 2, ये रहा ए का 2, बी का 3, ठीक ना, सी का 1 और डी का 4। तो आंसर हो गया आपका बी। अब इस तरह की चीजों की जानकारी अगर हम बात देखें तो ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक नदी सूक्त है, नदी सूक्त, और इस नदी सूक्त में 25 नदियों का वर्णन है, नदियां हैं। इनमें से सबसे पवित्र और मुख्य नदी मानी गई है, पवित्र नदी है आपकी सरस्वती, और मुख्य नदी मानी गई है एक तरीके से सिंधु नदी, ये रही। और सिंधु की सहायक नदियां हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5, और ये इधर है आपकी 4, ये रही 4। ये सिंधु नदी है। बाकी देखिएगा कौन कौन सी है, बताइए, जानते हैं ना, क्यों भाई? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज आपकी सबसे नीचे है, सतुद्री कहते हैं, ये रही। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है, ठीक है ना, ये रही। ये शतुद्री है, इनके नाम पता होना चाहिए। ब्यास है, बिपाशा है, ठीक है ना। रावी है, परशुनी है, और यही रावी परशुनी नदी है जिस पर दासराग युद्ध हुआ था। इसी नदी के किनारे ही आपका ध्यान रखिएगा ये रहा दासराग्य युद्ध, ये भी आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। दासराग्य युद्ध, राजा सुदास भरत कुल के और 10 अन्य राजा, आर्य और अनार्य राजाओं के बीच में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक ना। झेलम है, झेलम जिसे क्या कहते हैं हम, बताइए। चिनाव है, चिनाव जिसे अस्किनी कहते हैं। झेलम है, वितस्ता, ये रही। इस तरीके से आपके नाम पता होने चाहिए। और इधर आपकी कुभा, काबुल, गोमल इस तरीके से दे रखी हैं। ऊपर है आपकी गोमल जिसे उस समय गोमती कहते थे, गोमती, ये रही, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी काबुल है, कुर्मू है, कुर्मू, कुर्रम है, ठीक है ना, ये रही। इसके अलावा आपकी कौन सी थी, एक काबुल, कुभा जिसे काबुल कहते हैं, और ये लास्ट वाली, ये आपको सोच के बताना है कौन सी है। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आप लोगों को सभी को रिवाइज करना चाहिए हर एक पहलू। अगला है, निम्न में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसे वेदों के कुछ भजनों की रचना की थी, वेद के कुछ चीजों की रचना की थी। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री, बताइए कौन है।
तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो ब्रह्मवादिनी के मतलब से देखा जाए तो यह है लोपामुद्रा, जिन्होंने ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना की थी, ठीक ना। और ब्रह्मवादिनी वो होती थी जो सामान्यतः आजीवन कुमारी रहती थी और शिक्षा का कार्य करती थी, शिक्षण का, यानी कि आजीवन अविवाहित और शिक्षण कार्य से संबंधित ये रही। और इन्होंने कुछ रचनाएं की थी, उनमें आपकी लोपामुद्रा है। लोपामुद्रा के अलावा देखिए विश्ववारा है, ठीक है ना, सुचिता है, ठीक है ना। इसके अलावा सिकता है, पैलोमी है, ठीक है ना। इसके अलावा घोषा है, निवावरी ये रही, ठीक है ना। कांछावृत्ति है, ये सब आपकी ब्रह्मवादिनी है, तो इनको आप देख सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करें, बोगज कोई एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। शिलालेख पाए गए हैं जिनमें वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख है। वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यही हुई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बोगज कोई एक अभिलेख है, यह बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं। यह कहां पर पाया गया है? यह पाया गया है आपका, कह लीजिएगा कि मध्य एशिया के पास, मध्य एशिया में, एक तरीके से मध्य एशिया के क्षेत्र में पाया गया। और यह एक प्रकार का शिलालेख है जिसमें दो समुदायों के बीच का एक संधि पत्र है। यह संधि पत्र, और संधि पत्र में 4 देवताओं के नाम है, ठीक है ना, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी दे रखा है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये रहे 4 देवताओं का उल्लेख है। और 2 समुदाय कौन कौन से हैं? हित्ती समुदाय है और मितानी समुदाय है। इन दोनों के बीच में यह संधि हुई थी, हित्ती और मितानी समुदाय के बीच में, कि भाई हम इन देवताओं की कसम खाते हैं कि हम अब आज के बाद मिलजुल करके रहेंगे, इस तरीके का था। और इन 4 देवताओं का जिक्र हमारे ऋग्वेद में भी है। सन 1400 ईसा पूर्व का ये बोगज कोई अभिलेख है जिसमें यह जिक्र किया गया है। तो आर्यों के बारे में जानकारी देने वाला यह है। वैदिक देवता इंद्र के बारे में निम्न कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। वज्र के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। बताइए कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से देखिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डिस्कस किया था कि नैतिक व्यवस्था के कौन थे? वरुण देवता। तो तीसरा हमको ये याद है, तीसरा। अब इसमें से हम देखें तीसरा वाला कौन सा हो सकता है? ये तो भाई ये तो गलत हो गया, ये नहीं है। अब इसका मतलब है इनमें से है। दूसरा, वज्र के देवता है, बिल्कुल भाई वज्र तो उनका हथियार है, इसलिए पहला तो सही है, तो दूसरा भी गलत हो गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। तीसरा, वर्षा के देवता हैं, ये बिल्कुल सही है, वर्षा के देवता हैं, बारिश के, तूफान के, झंझावात के, बिल्कुल सही है। आंसर हो गया डी, 1 और 4। इसका मतलब ये भी गलत है, पापियों को दंड देते हैं ऐसा। हालांकि कहीं कहीं कुछ कुछ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य तौर पर आपका 1 और 4 ऑप्शन है। इन्हीं इंद्र को कहा जाता है पुरंदर, इन्हीं को कहा जाता है पुराविद, किलों को तोड़ने वाले, बांध को तोड़ने वाले, जल को मुक्त करने वाले, इस तरह से इनको कहा जाता है। और इनका मुख्य हथियार था वज्र, जो आपके ऋषि मुनि दधीच थे, उनकी अस्थियों से बना हुआ दधीच का। ओके, ये रहा। इसके अलावा किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? ये हम सब जानते हैं, अथर्ववेद। ये रहा, ये हम सब लोग जानते हैं। और सभा समिति की 2 पुत्रियां हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। देखिएगा, ऋग्वेद में आपके 4 संस्थाएं थी, उनमें सभा भी है,
समिति भी है, आपके विदथ भी है और गण भी है, ठीक ना। इनमें सबसे पुरानी यही है और सबसे सर्वाधिक जिक्र इसी का है, सर्वाधिक जिक्र इसी का किया गया है आपके पूरे ऋग्वेद में। और यहां पर लूट के माल का बंटवारा होता था, लूट के माल का बंटवारा ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। बाकी सभा समिति इनमें से एक का 8 बार, एक का 9 बार इसका जिक्र किया गया है। जिक्र कम है, लेकिन इसका इनका उद्देश्य था राजा का चयन करना। सभा होती थी प्रमुख लोगों की सभा और समिति सभी की की, यानी कि जो भी उनके कबीले के लोग होते थे सभी की समिति होती थी। और आपके ऋग्वेद में कंडीशन ये थी कि सभा समिति में महिलाएं भी भाग ले सकती थी। और उत्तर वैदिक काल में सभा समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तर वैदिक काल में प्रतिबंध लगा दिया गया कि महिलाएं इनमें प्रवेश नहीं करेंगी और ये दोनों अब राजा का चयन भी नहीं करेंगी। ये कंडीशन इसमें हो गई थी कुल मिलाकर के। अगला आपका क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये रहा अगला, सूचियों को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपके 4 शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके कुछ अनाज के बारे में जानकारी दे रखी है। तो यानी कि वेदों में जो शब्द मिले हैं इन चीजों के लिए उसकी मैचिंग करनी है। तो जैसे ब्रीही को हम तंदुल या चावल भी कहते हैं, तंदुल या चावल। तो इसका आंसर हो गया ये रहा, तंदुल भी कहते हैं और चावल भी कहते हैं। मुद्रा इसका मतलब होता है मूंग, यव इसका मतलब होता है जौ, इक्षु मतलब गन्ना, ईख। इस तरीके से देखा जाए तो 2 3 4 1। अब आप आंसर देख लीजिए, 2 3 4 1 ये रहा आपका आंसर। और इस तरह के अन्य शब्द भी मिलेंगे, लांगल, सीर हल को कहते हैं, सीता हल की जुती हुई एक लाइन जो होती है कूड़ उसको कहा जाता है। इसी के नाम पर तो सीता का नाम पड़ा था, जनक पुत्री जानकी का सीता, क्योंकि राजा जनक जब हल चला रहे थे तो वो लाइन जो बन रही थी एक तरीके से वो सीता ही तो थी, कूड़ हल की जो लाइन बनती है, इसलिए उनका नाम भी सीता पड़ा। ओके, चलिए, सर्ग प्रसर्ग वंश मनमंत्र वंशानुचरित के सूचक हैं। ये क्या है, किस चीज के सूचक माने जाते हैं? तो देखिए, आपके आज का आंसर है आपके पुराण। पुराणों में आपकी देखिएगा इतिहास की जानकारी दे रखी है, इतिहास, और इसमें आपके ये 5 चीजें दे रखी हैं टोटल मिलाकर के, 5 चीजें सर्ग प्रसर्ग, जिनके अंदर सोचिएगा वंशानुचरित, किसी राजा महाराजा या ऋषि मुनि की पूरी वंश, उनकी पूरी जीवन चरित्र। मनवंतर, वंश जो है, वंश की राजा महाराजाओं की पूरी वंशावली की जिक्र है, ठीक है ना। सर्ग क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। प्रसर्ग क्या है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। मनवंतर क्या है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के कालों की गणना। वंश, विभिन्न राजा ऋषि मुनियों की पूरी वंशावली। और वंशानुचरित, कुछ खास राजाओं की पूरा उनका जीवन चरित्र दे रखा है। एक तरीके से ये है। और पुराणों को आप अच्छे से जानते हो कि पुराणों की संख्या आपकी 18 है, जिनमें सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, मत्स्य। उसी तरीके से देखा जाए तो एक आपका वायु पुराण है, एक आपका विष्णु पुराण है। और विष्णु और वायु पुराण को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, समझते भी होंगे कि जो आपके विष्णु पुराण है जिसमें आपके मौर्य की जानकारी दे रखी है, मौर्यों की। वायु पुराण में गुप्त और कहा जाए तो आपके शुंग वंश की जानकारी दे रखी है। ये रही इस तरीके से। ओके, क्लियर हो गया? ये रहे। बाकी सूत्र आप जानते ही हो, कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र, ये रहे। उपनिषद और वेद आप जान ही सकते हो, ये रहे। महाभारत में कुलिंद राजाओं को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में
कुलिंद राजाओं को किस नाम से जाना जाता था? ओके, तो देखिए उनको सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विजश्रेष्ठ या द्विज? नहीं, इसका आंसर है द्विजश्रेष्ठ। यानी कि द्विज तो कहते ही थे, द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और द्विज क्यों कहते थे? क्योंकि इनका 2 बार जन्म माना जाता था, 2 बार जन्म का कंसेप्ट था। बोला कि ये क्या 2 बार इनका जन्म होता था? नहीं, एक बार मां के गर्भ से, दूसरी बार जब उनका मुंडन होता था, मुंडन यानी कि जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत, जब वो आपका सोचिए कहां जाते थे? गुरुकुल जाते थे पढ़ाई करने के लिए। गुरुकुल जब जाते थे उस समय, तो 2 बार इनका जन्म माना जाता था, इसलिए इनको द्विज कहा जाता था। ये रहे द्विज। अब इसमें भी कंडीशन ये, कुलिंद राजा जो हैं ये इनमें सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, सर्वश्रेष्ठ इनको कहते थे, द्विज श्रेष्ठ कहते थे। यानी कि द्विजों में भी सबसे ऊंचे वाले, उच्च स्तर के द्विज माने जाते थे। ओके, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम बात करें, किस चरण में अस्पृश्यता की अवधारणा स्पष्ट रूप से रखी गई? ऋग्वैदिक काल में? नहीं भाई, यहां अस्पृश्यता नहीं थी, क्योंकि यहां पर कोई छुआछूत थी नहीं। शूद्र लास्ट में आए थे, वो भी छुआछूत नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में भी छुआछूत नहीं थी। हां, 4 वर्ण जरूर थे, और निम्न वर्णों को ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने की बात कही गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। और जन्म के आधार पर होगा, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन छुआछूत का कंसेप्ट यहां पर भी नहीं था। बाद में गुप्त चरण में, गुप्तों के काल में, बताइए, गुप्तों के काल में यह बहुत बाद में हो गया। लेकिन हां, धर्मशास्त्र का चरण आता है जिसे हम स्मृतियों का चरण कहते हैं, और स्मृतियां आपके गुप्त काल से पहले ही शुरू हो चुकी थी, गुप्त काल से पहले। तो यह आंसर है, धर्मशास्त्र मतलब स्मृति का शास्त्र, और स्मृतियां आपके गुप्त काल से पहले शुरू हो चुकी हैं। अस्पृश्यता आपके, ध्यान रखिएगा, देखोगे तो आपको जहां वर्ण संकर जातियों की परंपरा हमको दिखाई देती है, वहीं से अस्पृश्यता भी शुरू हो जाती है। तो धर्मशास्त्र से ही हम इसको मानते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। सभी जनपदों में राजतंत्र ही शासन व्यवस्था थी। महाजनपद काल के हम देख रहे हैं। वज्जी और मल्ल गणतंत्र महाजनपद थे। मगध का उदय मुख्यतः उसकी भौगोलिक स्थिति और लौह संसाधनों के कारण हुआ था। बताइए कौन कौन सा सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, 1, 2, 3, सभी। तो ये सभी महाजनपदों में राजतंत्र की शासन व्यवस्था थी, और वज्जी और मल्ल गणतंत्र है। तो दोनों में से एक तो गलत है ना, तो ये गलत है पहला वाला। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है कि वज्जी संघ था और मल्ल भी संघ था। मल्ल पाबा और कुशीनारा के मल्ल, और वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिनमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। ठीक है। और मगध का उदय उसकी भौगोलिक स्थिति और लौह संसाधनों की वजह से हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया आपका बी। देखिए यह बात आप अच्छे तरीके से जानते हो कि आपके हमारे 16 महाजनपदों की हमको जानकारी है, मोल 16 महाजनपद, और इनकी जानकारी हमें 2 जगह से मिलती है। एक आपका अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, और एक जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र। ये रहे, इन 2 हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और इनमें से आपके 2 जो हैं वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे, बाकी सभी राजतंत्र था। इनमें से सबसे प्रमुख था मगध, जिसकी उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके लौह संसाधन, उसकी नदियां, उसका पहाड़ी क्षेत्र, यह सब उसके फेवरेबल था। लोहे की खदानें, वन संसाधन, हाथियों की उपस्थिति, यह सब ने उसको मजबूत किया, जिसकी वजह से आगे जाकर के बाकी सभी अन्य राज्यों को वो जीत पाया, अन्य राज्यों को। इसलिए यह बिल्कुल सही है। ठीक है ना।
महात्मा बुद्ध के समय प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजित और उदयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए बिल्कुल आंसर है बिंबिसार। देखिए चिकित्सक जीवक थे, ये बेसिकली तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे थे, बहुत उस समय के बहुत बेहतरीन चिकित्सक माने जाते थे और बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। बिल्कुल सही है, उनके राजवैद्य थे। एक बार क्या हुआ, चंद्रप्रद्योत की तबीयत खराब हो गई। प्रद्योत की, अवंती के राजा, ये अवंती के हैं, अवंती के। तो कंडीशन ये हुई कि जब इनकी तबीयत खराब हुई तो बिंबिसार ने अपने वैद्य को भेजा कि जाओ उनकी बीमारी को देखो और पता करो क्या कंडीशन है, उनको ठीक करो। और दोनों की अच्छी मित्रता थी, इसलिए इनको इनके दरबार में भेजा था कि जाओ इनका इलाज करने के लिए। इस तरीके से ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, चलिए मगध के उत्कर्ष संदर्भ में निम्न कौन सा कारक सबसे कम महत्व का माना जाता है? अभी मैंने बताया ही था, लौह उपकरण, बिल्कुल सही है। गंगा नदी प्रणाली, उसके कई सारी नदियों पर पूरा कंट्रोल। तीसरा समुद्री व्यापार पर प्रभुत्व। समुद्री व्यापार, पटना से समुद्री व्यापार क्या लेना देना है? नहीं भाई। युद्ध हाथियों की उपलब्धता, क्योंकि घने जंगल हैं, हाथी रहते हैं, बिल्कुल सही है। तो जो सबसे कम महत्व का माना जाता है वो ये रहा, ये नहीं है, बाकी तीनों है, बाकी तीनों। ओके, चलिए अगली बात करते हैं। कथन ए और कथन बी को पढ़े, नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुने। कथन ए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व विश्व के सभी भागों में महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। लगभग विश्व में सभी जगह पर, केवल न केवल भारत बल्कि विश्व में ही यह ऐसी कंडीशन थी कुल मिलाकर के। और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था। तो देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में देखोगे पूरे विश्व में ही आपके उथल पुथल का पीरियड है। भारत में तो सभी था ही, 62 उपसंप्रदाय जिनमें से 2 प्रमुख थे भारत में पैदा हुए। उसी प्रकार से आपके यूरोप में भी, उसी प्रकार से आपके चीन में भी। ये बिल्कुल सही है दोनों कथन। और जटिल हो गया था तभी तो नए धर्म उभर के आए थे। कर्मकांड, टोना टोटका, जादू टोना, बलि प्रथा, रूढ़िवादिता, ये इतनी बढ़ गई थी, दर्शन बहुत जटिल हो गया था, आम आदमी की समझ में आता नहीं था, इसलिए सारी चीजें हुई। तो दोनों के दोनों कथन हमारे सत्य हैं। ये रहे, ठीक है। निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नंद, शुंग, मौर्य, हर्यक वंश। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप कर सकते हो। देखिए जहां से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उसमें सबसे पहले आता है हर्यक वंश। और हर्यक वंश से भी पहले मगध में गैर ऐतिहासिक कौन सा था? जरासंध का वंश, जिसे हम क्या कहते थे बताइए? आसानी से नाम हो जाएगा, आसानी से नाम याद आ जाएगा अगर आपको मौर्य वंश के अंतिम राजा का नाम याद हो तो हर्यक वंश के बाद आया था आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग के बाद आया था आपका नंद वंश। नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। मौर्य के बाद आया था शुंग वंश। तो आप देख लीजिएगा कौन आ गया सबसे पहले? हर्यक नंबर 1, 4, ये रहा आंसर। सबसे पहले हर्यक, फिर 1 नंद वंश, क्योंकि शिशुनाग वंश इसके बाद था, मौर्य, और फिर सबसे उसके बाद में शुंग वंश। ये इसका सही क्रम है। इससे पहले जो वंश था उसका नाम बता देता हूं, बृहद्रथ वंश। जयद्रथ, बृहद्रथ वंश, जयद्रथ के पिताजी का वंश, एक तरीके से कह सकते हो, जयद्रथ का वंश। महाभारत में नाम सुना होगा जयद्रथ, सॉरी जयद्रथ क्यों, जरासंध। जरासंध जिसको भीम ने बीच में से फाड़ के रख दिया था, वही जरासंध, वो इसी वंश का था जरासंध, मगध में। इस तरीके से था।
लेकिन ये गैर ऐतिहासिक है, इसके हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इनके हमारे पास प्रमाण मिलते हैं, ये ऐतिहासिक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में महाजनपद काल के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बिल्कुल अंगुत्तर निकाय है। निम्न में से किस जनपद का उल्लेख पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में किया है? बस ये थोड़ा सा एक अलग तरह का क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद का उल्लेख पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में किया है। पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी, जो कि किसकी है? व्याकरण की पुस्तक है, व्याकरण की। मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी, वत्स, बताइए किसका किया है? ABCD E। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर है A। इसका भी किया है, इसका भी किया है और इसका भी किया है, इनका दोनों का वर्णन नहीं है इस व्याकरण में, ठीक है ना। लेकिन हां, अष्टाध्यायी में ध्यान रखिएगा टोटल 22 महाजनपदों की चर्चा की है उन्होंने, टोटल 22 महाजनपदों की चर्चा उन्होंने की थी। इसलिए मगध, अश्मक, कंबोज ये मुख्य हैं, इन दोनों का जिक्र इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, उसने वज्र संघ के विरुद्ध युद्ध किया, वह बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में उल्लिखित है। बताइए। तो अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? नहीं, इसने राजगृह को बनाया था, राजगृह को बनाया था, इसलिए ये गलत है। पाटलिपुत्र जो राजधानी का कंसेप्ट है वो उदयन ने बनाई थी, इसके बेटे ने, ध्यान रखना, इसे बनाया था उदयन ने, इसने बनाई थी राजगृह। वज्र संघ के विरुद्ध युद्ध किया, बिल्कुल सही है, और इसके लिए 2 हथियार भी बनाए थे उसने, 2 हथियार भी बनाए थे। कौन कौन से? रथ मूसल और महाशिलाकंटक, जो आपने बाहुबली फिल्म में देखे होंगे, बाहुबली मूवी में जो देखे होंगे वो यही थे, दोनों के दोनों। रथ मूसल टक 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 टक, जो भल्लाल देव का रथ था, और महाशिलाकंटक गुलेल की तरह पत्थरों को फेंकने वाला, जो बाहुबली के पास था, बड़े बड़े पत्थरों को फेंक देना, वही। तो आंसर क्या हो गया? और इसका उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथ दोनों में है, बिल्कुल सही है, दोनों में है, इसका उल्लेख है। तो आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर के आपके आज के 20 क्वेश्चन, जो आपके वैदिक काल और महाजनपद काल से संबंधित है। मैंने कोशिश की है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कराने की। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।